आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप लोगों की डिमांड पे मैं शुरू कर रहा हूं आज से एक नई चीज़। यूपी पीसीएस के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 में जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं संप्रेषण के। अगर बोला जाए तो इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल के, बातचीत करने की स्किल कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो आज से मैं वही शुरू कर रहा हूँ कि मैं 10 साल के 250 प्रश्नों को यहीं पे सॉल्व कराऊंगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सीसैट में 2-2.5 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि ये जो वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको 10 बार देखिएगा। 10 बार का मतलब आप चाहे डाउनलोड कर लीजिए, चाहे डबल एक्स स्पीड पे देखिए, लेकिन 10 बार देखिएगा सारी वीडियोस को जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इन्हीं क्वेश्चनों का जो टेस्ट सीरीज़ है वो मैंने अपलोड करवा रखा है टॉपर्स कोड पे। यही फ़ायदा होता है, आप इसको यहाँ से पढ़िए, उसके बाद वहाँ पे अटेम्प्ट करके देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आप 250 के 250 क्वेश्चन 100 बार आप टेस्ट देके देखिए, कोई दिक्कत नहीं। 250 के 250 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले रहे हैं तो आप सीसेट में फेल नहीं होंगे। पहली गारंटी मैं आपको यहीं पे दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है, अब आप ये समझिए क्या करना है, ये पता है ना आपको। 25 क्वेश्चन आने हैं। इंटरपर्सनल का मतलब होता है अंतर वैयक्तिक, 2 व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन। जब 2 आदमी एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो जो बातचीत का तरीका होता है उसी स्किल को बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 लोगों के बीच में बातचीत का। अब ये क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों डाला गया है, तो याद रखिए जब आप अधिकारी बनेंगे तो किसी भी चीज़ को, आदमी की दिनचर्या की ना 80 से 90% जो टाइमिंग है वो बातचीत में ही गुजर जाती है। तो हम कैसी बात करते हैं, किससे बात करते हैं, ये एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंस की चीज़ है, ठीक है। तो चलिए उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फीडबैक इज यूज्ड टू इफेक्टिव मैनेज बिहेवियर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जो फीडबैक होता है, फीडबैक क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जब आपने देखा होगा हर क्लास को पढ़ाते समय मैं आपसे पूछता हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। पूछता हूँ कि नहीं पूछता हूँ। उसके बदले में आप कमेंट बॉक्स में 500-600 रिप्लाई करते हैं, वही रिप्लाई है फीडबैक। फीडबैक प्रतिपुष्टि हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीडबैक। फीडबैक का मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो आप तक कितना अच्छा पहुँचा उसका आप रिप्लाई कर रहे हैं। प्रतिपुष्टि, जो मैंने बात कही उसको आपने वेरीफाई किया कि हाँ ठीक है कि नहीं ठीक है। तो फीडबैक को यूज़ किया जाता है इफेक्टिव मैनेज करने में, बिहेवियर को इम्प्रूव करने में। भाई देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ ना, अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि ख़राब पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने कहा ख़राब पढ़ा रहे हो तो मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा। समझ में आ रहा है ना। तो फीडबैक को इम्प्रूवमेंट में ज़रूर किया जाता है। ये क्या है, ये एक टाइप का क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फीडबैक को यूज़ किया जाता है बिहेवियर को इम्प्रूव करने में, ये क्या है। तो याद रखिएगा, एक मैं आपको पेट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऐसे आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, 25 में से 3 प्रश्न की यही ट्रिक है। जब भी किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दिख जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन के आंसर में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दिख जाए तो मान के चलिएगा 80%, एक बार प्रश्न जरूर पढ़ लीजिए लेकिन 80% मान के चलिएगा उसका सोल्यूशन क्या होगा, वही वाला होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से कि ये क्या है। क्वेश्चन क्या रखा है, फीडबैक। तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि जो कम्युनिकेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, कम्युनिकेशन के स्टेप हैं, ये आप रट डालेंगे ना तो आपसे गलती नहीं होगी। कम्युनिकेशन में सबसे पहला क्या होता है, सेंडर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हो गया, सेंडर। पक्का ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बोल के पढ़ा रहा हूं, तो अब ध्यान से सुनिएगा, सेंडर है। अब सेंडर क्या करेगा, इनकोड करेगा। इनकोड करेगा। इनकोडिंग का मतलब मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं उसको इनकोड कर रहा हूं, किस भाषा में पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इनकोडिंग मैसेजेस। उसके बाद चैनल होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला इनकोडर, देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहला सोर्स, फिर इनकोडिंग, फिर चैनल, फिर अब जब ये आपके पास पहुंचेगा तो आप इसको क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, और उसके बाद फिर रिसीवर। और रिसीवर जब आपके पास पहुंच जाता है तो आप पढ़ने के बाद बताते हैं कि सर फीडबैक अच्छा था। ध्यान से सुन लीजिए, ये स्टेप होता है किसी भी कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन, अच्छा पहले आप अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि संप्रेषण बड़ी खतरनाक चीज़। संप्रेषण का मतलब 2 लोगों के बीच में बातचीत, बस और कुछ नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब संप्रेषण। संप्रेषण, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये संप्रेषण है।
ठीक। संप्रेषण के स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहला सेंडर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं हो गया सेंडर। इनकोडिंग का मतलब जो चीज़ पढ़ा रहा हूं उसको सही तरीके से आपको भेजूं, किसी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भेज रहा हूं तो चैनल हो गया। देखिए इनकोडिंग चैनल, अब आपके पास पहुंच गया तो आप क्या कर रहे हैं, उसको डिकोड कर रहे हैं कि सर ने पढ़ाया क्या है उसको हम अपनी भाषा में चेंज करें। अब आपको रिसीव हो गया मैसेज, और रिसीव होने के बाद अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर ये बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। ठीक है, तो ये होता है पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब याद रखिए, एक और ट्रिक जो मैं बता रहा था कि जब भी कभी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिखे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, 25 में से 2 से 3 प्रश्न आपको ऐसे ही दिखेंगे तो आप मान के चलिएगा उसका सोल्यूशन वही होगा। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट। देखिए ये डिजिटल बोर्ड बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मैंने बड़ा अच्छा जाना क्योंकि बहुत समय का, वरना मैं आधे घंटे ही लिखता रहता था। ठीक है, अभी काफ़ी समय बच गया है तो मैं पढ़ाने में ही ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कौन कौन से तरीके होते हैं ये मैं बता दूँ। कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्या है पहले समझ गए ना, किसी भी समस्या को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, इनमें से कौन सा तरीका समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं बता दूं, समस्या अगर कोई मैथमेटिक्स की हो, किसकी, मैथमेटिक्स की हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये सही तरीका है। ठीक, पहला सही तरीका है। कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसमें हीट एंड ट्रायल लगाया जाता है। हीट एंड ट्रायल का मतलब आओ चलो एक रास्ता करके देखते हैं, इस तरीके से करके देखते हैं, हुआ तो अच्छा, फेल हो गया तो कुछ और अपना लेंगे। हर अलग अलग ट्रायल का मतलब कोई चीज़ नई शुरू की, फेल हो गया, दूसरा स्टार्ट किया वो भी फेल हो गया, तीसरा स्टार्ट किया पास हो गया, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल। ये भी होता है। स्वतः शोध, मन से सोच रहे हैं किसी भी समस्या का समाधान, ये भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, एनाग्राम्स। एनाग्राम्स क्या होता है, कई सारे वर्ड्स हैं ऐसे रखे हैं, उनको रीअरेंज करना। याद रखिए, वाक्य या शब्दों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके बनाना। इसका मतलब क्या नहीं होगा, क्लियर है, क्या नहीं होगा, चौथा ऑप्शन इसका ये है। एनाग्राम समस्याओं को हल करने की सही तरीका नहीं है। अगला आ जाइए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक मेथड ऑफ इफेक्टिव बिहेवियरल चेंज। निम्न में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने का कौन सी आधारभूत प्रविधि कौन सी है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया कि कम्युनिकेशन के क्वेश्चन में, संप्रेषण के प्रश्न में, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए संप्रेषण, क्या दिख जाए, संप्रेषण या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो मान के चलिए उसी का आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा। देख लेते हैं। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए भाई। देखिए ये आएगा ही आएगा, और ऐसा नहीं है आप ये मत समझिएगा कि सर कुछ और क्वेश्चन, यही प्रश्न आएगा। 250 प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसी में से 25 आएगा, 26वां नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, तो 250 में से मैं आपको ऑलरेडी 25 पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले फुल कंप्लीट लेक्चर में। ये है 2021 का, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा 2020 का, 18 का, पूरा बैकग्राउंड में पीछे पढ़ाते जाऊंगा और आपका सब सही हो जाएगा, गारंटी है, विश्वास करिए। ठीक है, अब चूंकि देखिए मैं क्या क्या पढ़ा सकता हूँ, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें पार हो जाएं, लेकिन आपको सीसेट नहीं फेल होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगला आ जाइए, और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। एग्जाम जब हॉल से जाइएगा तो मुझे थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा। देखिए ये क्या लिखा है, उचित व्यवहार प्रेरक मॉडलिंग किसके हैं, संप्रेषण हो सकता है। इसका मतलब कभी भी ऑप्शन में संप्रेषण दे तो मान जाइएगा। किसी भी समस्या को सॉल्व करना, अगला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या है, एक ह्यूरिस्टिक एक्सक्लूजन है, अनिवार्य रूप से भ्रमण है। याद रखिए, समस्या का समाधान करना है तो समस्या के स्थान पे तो जाना होगा ना। तो देखिए प्रॉब्लम स्पेस, समस्या परिप्रेक्ष्य के माध्यम से ही हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। सीधे सीधे एक लाइन का आंसर किसी भी समस्या। अब आपको यहाँ बड़ा आसान लग रहा होगा और आप इसको रटना है, ये मत समझिए। रटने का तरीका का मतलब, एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको 10 बार आप सुनिए, कान में सुन लिया, उसके बाद टेस्ट सीरीज जाइए टॉपर्स कोड पे, इसको 3 से 4 नहीं 10 बार लगा डालिए, तब तक लगा डालिए जब 25 के 25 जब तक ना सही हो जाए। अरे कैसे नहीं होगा यार, देखिए ये झूठ है कि सर हम फेल हो गए, बहुत मेहनत, कुछ नहीं है। आप मेहनत करिए, फेल नहीं होंगे तो नहीं होंगे, नहीं होंगे, कन्फर्म नहीं होंगे, बस आप उतनी मेहनत करके देखिए। अरे हम कह रहे कैसे गलत हो जाएगा यार, 20 बार इसी क्वेश्चन को लगाओ, कैसे गलत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, अटेम्प्ट करिए। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन, अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन इज म्यूचुअल ट्रांजैक्शन मॉडलिंग बिटवीन, पारस्परिक लेन देन के, ध्यान से सुनिएगा, पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतः क्रिया है। याद रखिए, जितने ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे एक समय पे, उतना अच्छा, हम करें 3 से 4 लोग हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 4 से 5 लोगों का और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये याद रखिए, साइमल्टेनियसली इंटरेक्टिव,
पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया क्या है? सहकालिक अंतर, एक समय पे कई लोगों का बातचीत करना। नेक्स्ट आ जाइए, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगला आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्जन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कोर स्ट्रेटेजी। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आ चुका है। चूँकि मुझे रटा है, आपको भी रटना ही पड़ेगा। देखिए मैंने आपके लिए समस्या आसान कर दी है। अब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपके दिमाग में भर डालूंगा, पढ़ना आप ही को है। तरीका बता दिया, 10 बार इसको सुनिए, उसके बाद जाइए टॉपर्स कोड पे 10 बार यही टेस्ट सीरीज को लगा डालिए, हो गया ख़त्म, पास कर जाएंगे यार। डर जैसा कुछ नहीं होता, उसके पार करिए। देखिए डिवाइड एंड कॉन्कोर स्ट्रैटेजी, आमतौर पे ये तोड़ो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट का मतलब लोगों के बीच में आग लगा दो। यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ क्या है, कोई समस्या है उसको छोटे छोटे पार्ट में चेंज करो। ध्यान से सुनिए, जब संप्रेषण की बात आती है तो ये रूल क्या कहता है, डिवाइड एंड कॉन्कोर। किसी भी समस्या को छोटे छोटे पार्ट में, बड़ी समस्या को छोटी छोटी समस्या में कन्वर्ट करिए, फिर सबको इंडिविजुअली सॉल्व करिए और उसके बाद आप डिसाइड कर लेंगे। मतलब याद रखिए, साधन साध्य विश्लेषण, साधन को साध्य किया। बड़ी समस्या है, छोटे छोटे प्रॉब्लम में, देखिए फिर से बता रहा हूँ, एक समस्या को छोटी उप समस्याओं में तोड़ता है, उप समस्याओं को पुनरावृत्त रूप से हल करता है, अंत में मूल समस्या का हल करने के लिए सारे समाधानों को जोड़ देता है। समझ में आ रहा है ना? डिवाइड का मतलब बड़ी समस्या को छोटे छोटे प्रॉब्लम में तोड़ो और उनको सॉल्व करके फिर एक कर दो। अगला आ जाइए क्वेश्चन, इफ़ ए पर्सन अटेम्प्ट्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। कोई बंदा, अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी एक्सपीरियंस के आधार पर, जैसे एक घटना मेरे साथ हो गई, अब दोबारा उसी टाइप की घटना होगी तो जो घटने के समय, पिछली घटना के समय मैंने रिएक्ट किया था उसी के हिसाब से मैं अपने मन पे जोड़ दूंगा। मतलब मैं अपने मेंटल पे जोड़ दूंगा ना, पिछली घटना में मैंने कैसे बिहेव किया था। तो याद रखिए, कोई भी पर्सन अगर अटेम्प्ट करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर, तो दिमाग ही पे तो जोड़ देगा ना। तो मेंटल विन्यास, मेंटल सेट एकदम रट डालिए। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिखने चाहिए, याद रखिएगा। जैसे आप मुझे देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं सीधे ऑप्शन मुझे याद है कि यही ऑप्शन होगा, ऐसे ही रटा जाता है। कुछ लड़के मैसेज कर रहे थे, सर रटना मत सिखाइए। बिल्कुल रटना सिखाऊंगा, जो जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ समझिए, जहाँ ना समझ में आए उसको रटिए। यही एक तरीका है, क्योंकि एग्ज़ाम पास करना मेरा उद्देश्य है। आपसे बन पा रहा है करिए, नहीं तो भैया आपको समझना हो तो मैं आपको समझा भी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ना समझ में आए तो रट डालिए। नेक्स्ट आ जाइए, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब बिना बोले, जैसे वो लोग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, पैरा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। पराभाषा में सम्मिलित कौन कौन सी नहीं है, याद रखिए। तो पराभाषा में सम्मिलित क्या है, वर्बल इंटरेक्शन। पैरा लैंग्वेज का मतलब बिना बोले कोई काम करना। तो यहाँ तो बोलना तो आएगा ही नहीं ना, ये तो अपने आप ही गलत हो गया। तो इसका सीधे सीधे आंसर आपको क्रिस्टल क्लियर है। ठीक, 9वां क्वेश्चन आ जाइए। साफ है ना? मतलब आप बार बार देख लीजिए इसको, आप 10 बार सुनिए, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाइए, कम्युनिकेशन दैट सेव टाइम एंड फैसिलिटीज कोऑर्डिनेटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये कौन सी कम्युनिकेशन है जो समय को बचाती है? कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है जो समय को बचाती है? लैटरल कम्युनिकेशन। एक होता है, देखिए, अपवर्ड, मतलब नीचे से कोई फाइल जा रही है, नीचे प्यून लेके जाएगा अधिकारी तक। ठीक, ये होती है। एक अधिकारी ने जानकारी मांगी तो अधोगामी। एक होता भैया सीधे सीधे क्रॉस में, आपस में, देखिए एक ये अधिकारी है, एक ये अधिकारी, 2 अधिकारी बैठे हैं। इस अधिकारी को अगर इस अधिकारी तक कुछ भेजना है तो पहले अपने प्यून आरओ को भेजेगा, एआरओ को भेजेगा, फिर यहाँ तक जाएगा। ये है नॉर्मल, ये अधोगामी। ठीक, अगर इधर से नीचे से ऊपर जाए तो अपवर्ड्स, ऊर्ध्वगामी। ऊपर से नीचे आए तो अधोगामी। और पैरेलल सीधे सीधे आपस में बात कर ले, ये बंदा इससे आपस में बात कर ले, ये इससे बात कर ले, तो काफ़ी समय की बचत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई अगर चीज़ों को जल्दी सॉल्व करना है तो याद रखिए पार्श्विक संप्रेषण, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी से आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो अपलोड ही नहीं होता, ये समस्या होती है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा कब? जब रिसीवर एक उसी चीज़, भाई कोई भी कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव, कोई भी बातचीत, कम्युनिकेशन का मतलब, संप्रेषण का मतलब बातचीत। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कब इफेक्टिव है? जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ तुरंत आप तक पहुँच जाए, मतलब रिसीविंग इमीडिएटली। किसी भी बात को तुरंत सुनेंगे तभी तो उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, तभी तो वो चीज़ इफेक्टिव होगी। पता चला कि मैं आपको कोई घटना बता रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया, अब आप 2 घंटे बाद सुन रहे हैं तो बेकार। जो चीज़ तुरंत घटना घटे उसको तुरंत सुनना चाहिए। स्लीपिंग ऑन ए प्रॉब्लम, आमतौर पे सोना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन स्लीपिंग ऑन ए प्रॉब्लम, किसी समस्या पे सोना का मतलब आपने अपने माइंड को हर चीज़ों से अलग करके उसके बारे में सोचना शुरू किया। ध्यान से सुनिएगा, स्लीपिंग ऑन ए प्रॉब्लम का मतलब किसी भी प्रॉब्लम के बारे में
आपने और सब काम करना छोड़ दिया, आप एक किनारे बैठ गए, अब शांत मन से उसके बारे में सोच रहे हैं तो उसका समाधान हो जाएगा। मतलब किसी भी समस्या को दूर समय बिताकर उसका समाधान निकालता है। ध्यान से सुनिएगा, सीपिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर इंक्यूबेशन, इसका हो जाएगा इंक्यूबेशन को, मतलब दूर बैठिए और उस समस्या का समाधान निकालिए। ठीक, ये ऑप्शन का ये सही वो है, देख लीजिए। इंक्यूबेशन का मतलब उद्भवन, बैठना और उसका रिजल्ट निकालना। नेक्स्ट आ जाइए, पर्पसली मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, जानबूझकर किसी भी प्रॉब्लम को, जानबूझकर किसी भी बातचीत को या किसी भी जानकारी को मैनिपुलेट कर देना क्या कहलाता है? फिल्टरिंग कहलाता है। अब ये आपको रटना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जानबूझ फिल्टर करना, भाई नमक मिर्च मसाला लगा के बोलना यार, सीधे सीधे बोला जाए तो किसी भी बातचीत में मिर्च मसाला लगा के बोलना। अब अगला आ जाइए नेक्स्ट, कम्युनिकेशन अमंग मेंबर ऑफ सेम ग्रुप, एक ग्रुप के मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, मतलब दो अधिकारी, ये देखिए समान समूह के सदस्य, ये भी आईएएस है, ये भी आईएएस है, कायदे से इनकी फाइल जानी चाहिए इस तरीके से, मतलब प्रॉपर चैनल के थ्रू, और इनकी फाइल इनके चैनल के थ्रू जानी चाहिए, ठीक, अपने एक सेट तरीके से। लेकिन अगर ये दोनों आपस में बातचीत कर लें तो क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा पार्श्विक, मतलब इसका बी वाला हो जाएगा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहलाता है? विथ रेफरेंस टू, संगठनों में अंतरवैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? अब ये बड़ा ज़रूरी है, ये आपको पता है, ये 2-3 बार आया है, एक बार नहीं 2-3 बार, तो मुझे रटा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन बोल रखा है, 2 स्टेटमेंट दिया है, दोनों में से कौन से सही हैं? एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा ये बताइए, हम लोगों में बहुत ही अच्छी बातचीत हो गई, कम्युनिकेशन मतलब हम दोनों ने बातचीत, बहुत अच्छी बातचीत की, क्या कन्फर्म है उसका रिजल्ट अच्छा होगा? तो 2 चीज़ होता है, याद रखिए, एक तो होता है इफेक्टिव और एक होता है इफिशियंट। 2 लाइन है, इफेक्टिव का मतलब क्वालिटी, इफिशियंट का मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड। तो ये बताइए, क्या अच्छी बातचीत हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बहुत अच्छा सब कुछ समझ में ही आ गया, मैं आपको बहुत बढ़िया पढ़ा दूँ, समझ में ना आए, दिमाग बंद करके बैठे हों, तो वो थोड़ा ना अच्छा होगा। तो हमेशा याद रखिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा अच्छा नहीं होता, हमेशा बहुत बढ़िया मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा क्या? मैं चाहे जितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आपको सही समझ में आ जाए। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ नॉट इफिशियंट। पहली बात, मतलब इसमें आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हर बार आपको अच्छा पढ़ा दूँ, नहीं हो सकता ना, कोई एक आध लेक्चर खराब हो सकता है, निश्चित तौर पे हो सकता है। और ये होता है क्या? ये होगा पहला वाला, मतलब पहला कह रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर लेक्चर अच्छा पढ़ाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? इफेक्टिव लेक्चर इज़ नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, हर लेक्चर कभी भी हमेशा इफेक्टिव नहीं हो सकता, सही कह रहा है। और एन ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ नॉट ऑलवेज इफिशियंट, मैं आपको हर बार पढ़ा रहा हूँ, जरूरी थोड़ा नहीं कि हर बार आपको समझे में आ जाए। तो ये दोनों वर्ड सही हैं, इसका ऑप्शन होगा सी, खत्म बात, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अगला आ जाइए, यहाँ देख लीजिए, यूज़ ऑफ एनालॉगी, यूज़ ऑफ एनालॉगी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एनालॉग का यूज़ ऑफ एनालॉगी इन सॉल्विंग, यूज़ ऑफ एनालॉगी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एनालॉगी क्या है मैं बताता हूँ। आपके सामने, मेरे सामने कोई समस्या आई, एक बार मैंने सॉल्व कर दी, अब अगर दोबारा मेरे पास उसी किस्म की समस्या आएगी तो मैं क्या करूँगा? जैसे मैंने पहले दिमाग लगाया था, एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक दैट वी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन एक्टेड इन पास्ट, पिछली बीती हुई समस्याओं में जो दिमाग लगाया था वही यहाँ पे भी लगाना है, ठीक। अगला आ जाइए, द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइटेड सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड। हाँ, अंतरवैयक्तिक संघर्ष का सबसे बड़ा अधिक संघर्ष का मतलब प्रॉब्लम, जो बातचीत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो क्या है? कमज़ोर संप्रेषण, पुअर कम्युनिकेशन है होती है। अरे मैं कह रहा हूँ कि कमज़ोर संप्रेषण का मतलब कमज़ोर, भाई मैं कुछ कह रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ, वही है कमज़ोर संप्रेषण, और क्या। नेक्स्ट आ जाइए, ये विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इम्फेसाइज ऑन डायनेमिज्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कौन सा प्रतिरूप अंतरवैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल डालता है? इसको आपको रटना पड़ेगा, ट्रांजैक्शनल प्रतिरूप, याद रखिएगा, ट्रांजैक्शनल। जब भी कोई गत्यात्मकता की बात करें, संप्रेषण की गत्यात्मकता या डायनेमिज्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो वो क्या होगा? ट्रांजैक्शनल होगा, ठीक है। अगला आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्स्टिकल इन माइंडफुल लिसनिंग, मतलब ध्यान से सुनना, जैसे आप मुझे कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन रहे हैं, उनमें कौन सी बाधा नहीं है? एक तो होता बाधा है, एक होता बाधा नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
आपने पहले से जज कर लिया कि यार सर अच्छा ही पढ़ाएंगे, ये गलत है। ये पूर्ण निर्णय मतलब ये बाधा है भाई। पहले आप ये समझिए कि बाधा कौन कौन सी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहली बाधा आप मन में पहले ही बना लीजिए कि अच्छा पढ़ाएंगे, या आपने मन में पहले ही बना लिया बहुत गधा है आदमी नहीं पढ़ा पाएगा, तो ये गलत है ना। पूर्ण निर्णय ये क्या है, बाधा है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ये बताइए मैसेज अतिभार, मैसेज ओवरलोड, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा डालूँ तो बेकार हो गया, वो भी नहीं हो सकता, ये भी एक बाधा है। मैसेज कॉम्प्लेक्सली, बहुत गंदा पढ़ा, बहुत ही टफ लैंग्वेज में पढ़ा दो, वो भी आपका है। तो बचा कौन सा, ड्यूअल पर्सपेक्टिव, ये क्या है, ये बाधा नहीं होता, याद रखिएगा। कम्युनिकेशन में ये बाधा नहीं होता। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, प्रश्न नंबर 19वां, 25 क्वेश्चन है, देखिए 19 हो गया। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू, क्या जो करंटली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको इंटरनल माइंड रीओरिएंटेशन। भाई मेरे सामने कोई भी समस्या है, मैं उसको अपने हिसाब से सोचूंगा ना, तो उसको पहले समझूंगा, फिर मेरा दिमाग क्या कह रहा है उस पर जोर डालूंगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका होगा ऑप्शन डी। विच अप्रोप्रिएट परसेंटेज, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बहुत बार आया है। आदमी के काम के समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग आपसी बातचीत में, ये बताइए आपके पूरे दिन का कितना परसेंट भाग पंचायत में गुजरता है। पंचायत बातचीत 80 से 90%, कुछ लोगों का तो 100%, लेकिन हम लोग इसको लिख रहे हैं 80 से 90% भाग हम लोग बातचीत में बिताते हैं, क्योंकि 10% भाग सोने में बिता लेते हैं, अदरवाइज पंचायत ही करते हैं। औरतों का तो होता ही जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। ऐसा नहीं है, मतलब ये सच है। कंट्रोवर्सी ऑलवेज इल्मास, किसी भी चीज़ में कंट्रोवर्सी होगी तो मतभेद होगा, साफ साफ। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बस। देखिए, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ कॉम्पिटेंस, फिर देखिए एक फिर से आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कितना क्वेश्चन, मैंने कहा था ना 3 प्रश्न हर बार आता है ऐसे ही। किसी भी चीज़ को सेटिस्फाई करना, साइकोलॉजिकल नीड, रिलेटेड ऑटोनॉमी, सब कुछ, वो स्किल, मतलब किसी भी चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए जो ज़रूरी स्किल है वो कौन सी है, अंतर्वैयक्तिक कौशलों का। ये मैंने कहा था ना, जहाँ जहाँ आपको इंटरपर्सनल स्किल दिखे, कम्युनिकेशन दिखे, क्लियर क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल क्लियर मानिए वही सही होगा। अब आ जाइए डिसीजन मेकिंग, 4 से 5 क्वेश्चन। जैसे आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन आए, 22 क्वेश्चन आए हैं इंटरपर्सनल स्किल पे, और डिसीजन मेकिंग पे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए डिसीजन मेकिंग का पहला क्वेश्चन, आफ्टर वॉचिंग ए फुटबॉल मैच, एक आदमी फुटबॉल मैच देख रहा है और देखने के दरमियान जोर जोर से कह रहा है कि वो पहले जानता है काउंटिंग जीतेगी, ये क्या है, जल्दी से बताइए। एक आदमी मैच देख रहा है और पहले से डिसाइड है कि चेन्नई सुपर किंग हार जाएगी या ये जीत जाएगी, ये कंफर्म। इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पश्च दृष्टि अभिनति। पश्च दृष्टि अभिनति का मतलब हिंड साइड बायस। हमने अपनी दृष्टि से पहले देख लिया भैया ये क्या हो जाएगा, घटनाओं के बारे में परिकल्पना कर ली, पिछली घटनाओं के बारे में परिकल्पना की और उसके बाद फिर डिसाइड किया। तो ये क्या है, पश्च दृष्टि अभिनति। अगला क्वेश्चन जरूरी तुरंत है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। निर्णय लेने के संदर्भ में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, पर्सनल प्रोबेबिलिटी। पर्सनल प्रोबेबिलिटी का मतलब, जैसे कोई भी मुझे निर्णय लेना है तो मैं अलग अलग सब्जेक्टिव रूप में देखूंगा। अगर ऐसा करूंगा, सब्जेक्टिव रूप में देखूंगा, मतलब कोई एक प्रॉब्लम आई तब मैं सोचूंगा प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल का मतलब सब्जेक्टिव, कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। आत्मनिष्ठ संभाव्यता, क्योंकि डिसीजन तो मैं ले रहा हूँ ना, तो मेरा है आत्मनिष्ठ संभाव्यता। और ये आ जाता है दूसरा लास्ट क्वेश्चन, क्या है, निर्णय लेने में कौन सा कथन सही है। ठीक, एक और चीज़ अभी मैं आज नहीं अगली वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल तो याद देखिए, मानवीय तार्किकता सीमित है, ह्यूमन रेशनलिटी इज लिमिट। आदमी जो है एक हद तक ही सही समझ पाता है, मतलब आदमी एक हद तक ही सही निर्णय ले पाता है, ये सच बात है। एक इंडिविजुअल कैन इंप्रूव हिज डिसीजन बाय मेकिंग थ्रू प्रैक्टिस। एक आदमी लगातार कोशिश करके अपने डिसीजन को अच्छा कर सकता है, ये एकदम सच बात है। तो दोनों एकदम सच बात है। अब आप देख, मतलब ये कोई प्रीजुडिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप देखिए दो बोथ करेक्ट वाले 2 प्रश्न आए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दोनों की आप कैरेक्टर देखिए, मतलब मैं इस टाइप का आदमी हूँ कि मैं देखता हूँ प्रश्न की क्वालिटी क्या है, इस प्रश्न पे ऐसा ही उत्तर क्यों आ रहा है यूपीपीसीएस का। ये जानते हैं कि नहीं, यूपीएससी के 20 साल के पेपर को सॉल्व करेंगे ना, आपको उनका लेवल पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन में इस टाइप के आंसर ही करेक्ट हो सकते हैं। कहीं एक्सट्रीम दे रखा है वो नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ का भी लेवल है, बहुत ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सिर्फ आप ध्यान से देखिए। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सृजनात्मक समस्या का समाधान किससे जुड़ा है, डाइवर्जेंट अपसारी चिंतन से। ठीक, इसको आपको रटना पड़ेगा और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। टोटल 26 प्रश्न आया है, 25 नहीं, 2021 में। ये कब का है जानते हैं ना, ये 2021 का है।
2021 में कितने प्रश्न आए हैं? 26 प्रश्न आए हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। तो कैसी लगी वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।